ये हमारा 24th MCQ है और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हुए हैं। अब देखिए कि इसमें लिखा हुआ कि ये पर्सनल इनकम है और ये पर्सनल इनकम है और उसके बाद ये इनकम टैक्स जो आपने पे किया है गवर्नमेंट को, और फिर ये कंजम्पशन है आपका और ये है इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये इंटरेस्ट पेमेंट आपने दिया नहीं है किसी को, आपको मिला है, ये उसको ऐड कर रहे हैं हम, क्योंकि आप जब पैसा बैंक में रखते हैं तो आपको कुछ उसका इंटरेस्ट मिलता ही है। और ये हुआ आपका सेविंग, यानी 40 आपने सेविंग किया या फिर आपने सेविंग किया उस पर इंटरेस्ट मिला, या जैसे भी इंटरेस्ट आपको ये मिला है इसको आप अपने इनकम में ही ऐड करेंगे, यानी कि ये पर्सनल इनकम का ही पार्ट है। सिर्फ 90 जो है पर्सनल इनकम में से घटा दिया जाएगा। जैसे कि आप ऐड करके देख सकते हैं कि यहाँ 430 आपका कंजम्पशन हो गया और उसके बाद 40 आपका सेविंग है, यानी टोटल इनकम में से आपने कुछ कंज्यूम किया और कुछ सेव किया, और उसके बाद 10 आपका इंटरेस्ट पेमेंट है, तो टोटल 480 हो रहा है। ठीक, और 480 में से आप जब 90 जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 570, यानी कि ये जो कि आपका इनकम है। तो सिर्फ ये 90 घटा देने से डिस्पोजेबल इनकम मिल जाएगा। डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो एक्चुअली आप खर्च करते हैं, या तो आप अपना कंज्यूम कर लेते हैं या सेव कर लेते हैं फ्यूचर में खर्च करने के लिए। ठीक, ये 25th MCQ है हमारा। इसमें आपको बताना है जीडीपी डिफ्लेटर। आपको नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है। नॉमिनल जीडीपी मतलब आपका जो प्राइस होता है गुड्स का, उस वहीं आपका नॉमिनल जीडीपी होता है। जैसे आपने 10 गुड्स खरीदे हैं, 10 कमोडिटीज़ खरीदी हैं 10 रुपये में, तो 100 रुपया आपका नॉमिनल जीडीपी होगा। और ये रियल जीडीपी होता है कि किसी भी बेस ईयर में उस गुड्स का वैल्यू, ये होता है रियल जीडीपी। तो और जीडीपी डिफ्लेटर सिंपली होता है नॉमिनल जीडीपी को आप रियल जीडीपी से डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ आपका नॉमिनल जीडीपी 1100 है, 1100 है और ये रियल जीडीपी आपका 1000 है। तो आपको आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो सिंपली ये देखिए, ये 0 0 हट जाएगा और ये 0 0 हट जाएगा, इस 0 को हटाइएगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया 1.1, या फिर ये आप 1.10 भी लिखिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो चीज़ें आपको 1000 में मिलती थी कभी, वो आज आपको वही चीज़ें आपको 1100 रुपीज़ में मिल रही हैं। तो ये अगर इसको परसेंटेज टर्म में करना है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए परसेंटेज टर्म में ही पूछा गया हो तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद सीधा है कि ये 1.10 110 हो जाएगा। बस यही है। ये हमारा 26th MCQ है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जीडीपी ईयर 1, यानी किसी भी ईयर से आप शुरू कीजिए, ईयर 1 में जीडीपी 500 है और 6 ईयर में जीडीपी डिफ्लेटर डबल हो जाता है और जो रियल आउटपुट है वो 40% बढ़ जाता है। तो आपको बताना है कि नॉमिनल आउटपुट कितना हुआ। तो आप यहाँ देखिए कि डबल होने का मतलब समझिए क्या हुआ कि ये 500 नॉमिनल जीडीपी ईयर 1 में, तो रियल जीडीपी भी ईयर 1 में 500 ही होगा, यानी कि किसी भी बेस ईयर में नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी बराबर होती है। और जैसे कि इसे हम थोड़ा ऐसे अच्छे से लिख लें कि ईयर 1 में आपका नॉमिनल जीडीपी 500 है, तो रियल जीडीपी भी मैंने क्या कहा 500 ही होगा, क्योंकि ये बेस ईयर है, ईयर 1। और उसके बाद आपसे पूछा गया कि आपको क्या बताना है, आपको नॉमिनल जीडीपी बताना है और जीडीपी डिफ्लेटर आपको 2 दिया हुआ है ईयर 6 में। ईयर 6 में जीडीपी डिफ्लेटर 2 हो जाता है। तो अब रियल जीडीपी अब कितना होगा, तो रियल जीडीपी हमने देखा कि ईयर 1 में 500 है, वो 40% बढ़ जाता है, यानी कि 500 मल्टीप्लाइड बाय 140/100, यानी इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो ये 500 खत्म हो जाएगा और ये 00 खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ 700 बचेगा। तो ये 700 हो गया आपका रियल जीडीपी ईयर 6 में। यहाँ ध्यान दीजिएगा मैंने 40 नहीं लिखा है, मैंने 140 लिखा है, क्योंकि मुझे पूरा कैलकुलेट करना है कि जीडीपी कितना हुआ।
मुझे सिर्फ ये कैलकुलेट नहीं करना है कि कितना बढ़ा, तो 200 बढ़ा। अगर आप 40 करते तो 200 आते, यानी 200 बढ़ गया है आपका रियल जीडीपी। यहाँ मैंने 140 किया है, यानी रियल जीडीपी 500 से 700 हो गया है। अब हम बोल रहे हैं कि हमारा जीडीपी डिफ्लेटर 2 गुना बढ़ेगा। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला आप जानते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। तो हमें रियल जीडीपी पता चल गया है और हमें जीडीपी डिफ्लेटर भी पता है कि ये 2 है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी हमें पता नहीं है, नॉमिनल जीडीपी हमें निकालना है। तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर इनटू रियल जीडीपी, हम इसे लिख सकते हैं। रियल जीडीपी को इधर ले जाएंगे तो इसे मल्टीप्लाई, जीडीपी डिफ्लेटर की जगह पे 2 दिया हुआ है और उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसे, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी हमारा 700 है और इस तरह से 1400 हमारा नॉमिनल जीडीपी आ गया ईयर। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे से अभ्यास करके नहीं जाइएगा तो एग्जाम में आप बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। ये 27th MCQ है। तो ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में क्या आता है वही आपको बताना है। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को अगर सिंपल वर्ड में देखें तो इसका मतलब यही होता है कि किसी भी इकोनॉमी में हमेशा कुछ लोग अनएम्प्लॉयड जरूर रहते हैं। या तो वो अभी अभी एम्प्लॉयमेंट खोजना शुरू किए हैं, या फिर किसी कारण एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय नहीं मिल रहे हैं, या फिर एम्प्लॉय जो है काम करना चाहता है लेकिन एम्प्लॉय तक नहीं पहुंच पाता है उसके पास, यानी कि एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में लेकिन फिर भी वो दोनों नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो कारण हो सकता है। तो फ्रिक्शनल जो होता है अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई अभी अभी रोजगार खोजना शुरू किया है तो उसे तुरंत रोजगार नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ा समय लगता है, उसे हो सकता है कुछ महीने लगे अभी रोजगार खोजने में, तो उसे हम अननेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में गिनेंगे, उसे हम प्योर जो अनएम्प्लॉयमेंट हम गिनते हैं उसमें नहीं गिनेंगे। और फिर स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा कि मैंने बताया आपको कि कुछ कारण से एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉय नहीं पहुंच पाते, या फिर एम्प्लॉय जो है अपने एम्प्लॉयर को नहीं खोज पाता है, तो उसे हम स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक, सिर्फ यही दोनों नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयड का पार्ट होती है, बाकी ये साइक्लिकली अनएम्प्लॉयड ये सब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं होती है।